गुड इवनिंग। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मैकेंडर का जो सामरिक महत्व वाला जो सिद्धांत था, हार्टलैंड थ्योरी। ठीक है, आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हृदय स्थल सिद्धांत जो मैकेंडर ने दिया था 1904 से इसकी शुरुआत की थी उन्होंने, और 2 बार इसमें जो मॉडिफिकेशन किया 1943 में उन्होंने इसको फाइनल किया था। सर हलफोर्ड मैकेंडर 1861 से 1947 ये उनका जीवन काल रहा। इन्होंने पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण तथा यूरोपीय इतिहास के राजनीतिक घटनाक्रम में नवीन कार्य कारण संबंध दिया, जो कि लंबे समय तक पश्चिमी देशों में राजनीतिक भौगोलिक चिंतन का आधार बना रहा। मैकेंडर के अनुसार यूरोप का राजनीतिक इतिहास मूलतया स्थल एवं सामुद्रिक शक्तियों के बीच सतत संघर्ष का इतिहास रहा। तो मैकेंडर का कहना था कि मूल रूप से जो राजनीतिक इतिहास जो है विश्व का, वो मूलतः जो है वो स्थल और सामुद्रिक शक्तियों के बीच के संघर्ष का इतिहास रहा है। 1904 में मैकेंडर ने इतिहास की भौगोलिक धुरी या द ज्योग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, नाम से हृदय स्थल की संकल्पना दी। ठीक है, ये उन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर में दी थी। ठीक है, इसमें मैकेंडर ने विश्व स्तर पर इतिहास और भूगोल के परस्पर सहसंबंध के आधार पर इतिहास के भौगोलिक कारकों की व्याख्या की। मैकेंडर ने बताया कि यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका के परस्पर संयोग से बना विशाल स्थलखंड विश्व द्वीप है। यानी कि उन्होंने तीनों बड़े जो हैं हमारे महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, तीनों को मिलाकर विश्व द्वीप की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि पूरी पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग सागरीय है तथा 1/4 भाग स्थलीय है। पूरे स्थल भाग पर 2/3 भाग केवल विश्व द्वीप का है, यानी कि इन तीनों महाद्वीपों का। एवं विश्व की 7/8 भाग जनसंख्या, यानी कि 87.5% जो है वो इन तीनों महाद्वीप में या विश्व द्वीप में निवास करती है। ठीक है, तो अब उन्होंने अपना जो धुरी, ज्योग्राफिकल धुरी का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, पाइवेट का, इसमें उन्होंने 3 स्तरीय व्यवस्था दी थी। पहली जो है धुरी प्रदेश, दूसरी आंतरिक अथवा उपांतीय अर्धचंद्र, और तीसरी जो है बाह्य अर्धचंद्र या द्वीपीय अर्धचंद्र। पहली जो थी धुरी प्रदेश, इसका विस्तार उन्होंने उत्तर में आर्कटिक सागर से, दक्षिण में हिमालय की श्रेणी एवं पश्चिम में यूराल पर्वत व वोल्गा नदी से तथा पूर्व में साइबेरिया के पूर्वी भाग तक माना। यानी कि साइबेरिया का जो मुख्य भाग था, केंद्र वाला, वो उन्होंने इसमें माना। यह संपूर्ण क्षेत्र सामुद्रिक शक्तियों से बाहर था, क्योंकि उत्तर में जो है वो जमा हुआ सागर था आर्कटिक, और 3 और जो है वो समुद्री सॉरी पर्वतीय क्षेत्र था। तो 3 तरफ से पर्वतीय भागों से ये घिरा हुआ था और उत्तर में जमे हुए सागर से आबद्ध था, जो कि प्राकृतिक किले रूपी दीवार, प्रदेश की दीवारें थी। मात्र पश्चिमी यूरोप में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के बीच में जो स्टेपी के मैदान है, उन स्टेपी के मैदान का समतल प्रदेश जो है वो एकमात्र इस भाग में प्रवेश करने का द्वार था। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं था इस क्षेत्र में। ठीक है, और न ही जो है वायु परिवहन का विकास हुआ था, तो केवल स्थलीय परिवहन जो थे, ठीक है, उसमें भी केवल ये एकमात्र मार्ग था जहां से इसमें प्रवेश किया जा सकता है इस क्षेत्र में। ठीक है, इसी धुरी प्रदेश को उन्होंने 1919 में जब वापस मॉडिफिकेशन किया तो इसका नाम दिया हृदय स्थल। ठीक है, पहले उन्होंने केवल इसे पाइवेट एरिया बोला था या पाइवेट रीजन बोला था। दूसरा जो प्रदेश है आंतरिक अथवा उपांतीय अर्धचंद्र, ठीक है, ये बिल्कुल इसके बाहर वाला क्षेत्र है। ठीक है, धुरी प्रदेश के बिल्कुल बाहर वाला क्षेत्र। ठीक है, इस बाहर वाले क्षेत्र में जो है, देखो कौन कौन से प्रदेश आते हैं। यह धुरी प्रदेश के पश्चिम में, दक्षिण में और पूर्वी किनारों वाला अर्धचंद्राकार भाग है। इस भाग की नदियां वर्ष पर्यंत पूरे साल खुले समुद्रों में, जैसे बाल्टिक सागर, अंडमान सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, बंगाली खाड़ी, पीला सागर, चीन सागर और जापान सागर, इन सभी में जो है अपना जल प्रवाहित करती रहती है। ठीक है, अर्थात कहने का यह मतलब है कि उस मेन धुरी प्रदेश को छोड़ने के बाद यूरोप के, एशिया का जितना भी भाग है, ठीक है, जो मुख्य महाद्वीप से संलग्न है, द्वीपों को इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इसमें पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, मध्य पश्चिमी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका की बात करें तो सहारा मरुस्थल एवं अफ्रीका का उत्तरी भाग इसमें शामिल था। ठीक है,
इसको उन्होंने क्रिसेंट की संज्ञा दी थी। तीसरा जो है बाह्य अर्धचंद्र या द्वीपीय अर्धचंद्र। द्वीपीय अर्धचंद्र से पता चल रहा है कि इसमें केवल वो प्रदेश है जो अब जो छूट गए हैं, वो बाकी पूरा स्थल प्रदेश इसमें है, जो द्वीपों के रूप में और महाद्वीप के रूप में है। महाद्वीप के रूप में हम बात करें तो उत्तर दक्षिणी अमेरिका है, और फिर अफ्रीका का जो भाग, जो दक्षिणी भाग जो छूटा हुआ है, वो इसमें शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन और जापान, ठीक है? ये जो है ये इंसुलर की संज्ञा इसको दी थी, ठीक है? अब इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि ग्रेट ब्रिटेन और जापान, ये दोनों द्वीप द्वीप हैं जो कि द्वीपीय अर्धचंद्र में शामिल थे, ना कि उपांतीय अर्धचंद्र में, ठीक है? अब हम बात करते हैं आगे। मैकेंडर के अनुसार सामुद्रिक शक्ति के युग से पहले धुरी प्रदेश वाला समतल विशाल घास मैदान ऊंटों व घोड़ों की सवारी की दृष्टि से संसार की वरीयता में उच्च था। सामुद्रिक परिवहन के विकास से 16वीं शताब्दी के आसपास धुरी प्रदेश का सामरिक वर्चस्व समाप्त होने लगा। 19वीं शताब्दी के अंत में भाप इंजन, रेल, स्वचालित मोटरों आदि के भरपूर विकास से पुनः स्थलीय यातायात की संभावनाएं बढ़ने लगी, ठीक है? यहाँ मैकेंडर को लगा कि धुरी प्रदेश अपना पुराना सामरिक महत्व वापस प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि स्थलीय जो साधन थे, परिवहन के साधन, उनका विकास और तेजी से होने लगा था। क्योंकि यहाँ अपार संसाधन उपलब्ध है और धुरी प्रदेश को प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त है, ठीक है? 3 ओर से जो है वो पर्वतों से घिरा हुआ है, उत्तर में जो आर्कटिक सागर से घिरा हुआ है, केवल एक मार्ग जो है वो, ठीक है, स्टेपी के मैदान में है। अतः रूसी साम्राज्य क्षेत्र पर आधिपत्य करने वाला पूरे विश्व पर नियंत्रण कर सकता है। तो मैकेंडर ने बोला, या उन्हें लगा कि ये जो भाग है धुरी प्रदेश, ये रूसी साम्राज्य के अंदर है। अगर कोई दूसरा राज्य या देश इस रूसी साम्राज्य पर अधिकार करता है या उस पर शासन करता है, तो वो पूरे विश्व पर नियंत्रण कर सकता है। उस समय रूसी साम्राज्य कमजोर था, ठीक है? अतः उस समय बिना बाहरी शक्ति के सहयोग के ये संभव नहीं था, ठीक है? तो 2 संभावनाएं बनती थी उनके हिसाब से। पहली कि जर्मनी जो है वो धुरी प्रदेश के पश्चिमी द्वार, जो स्टेपी के मैदान है, वहां से प्रवेश करके इसे अधिग्रहित कर, यानी कि स्टेपी मैदान पर कब्जा करके, ठीक है, और एक महान स्टेपी मैदान पर कब्जा करके फिर अंदर प्रवेश करेगा और अंदर प्रवेश करके इस धुरी प्रदेश पर कब्जा कर सकता है और एक महान शक्ति के रूप में उभरेगा। दूसरा है कि चीन जापान की सहायता से रूसी साम्राज्य को परास्त करके अपना आधिपत्य जमाएगा, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था क्योंकि चीन और जापान के बीच में वैसे ही जो बनती नहीं थी, ठीक है? तो बात करें हम, केवल एक ऑप्शन रह गया था, जर्मनी वाला। तो जर्मनी वाली जो बात थी, यहाँ पर मैकेंडर को चिंता सताने लगे कि अगर जर्मनी ऐसा करता है, ठीक है, तो वो विश्व शक्ति बन जाएगा, ठीक है? चूंकि मैकेंडर ब्रिटेन ब्रिटेन के थे, ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों के लिए जो है ये एक खतरा था, ठीक है? आगे बात करते हैं, देखो। चूंकि मैकेंडर का मानना है कि वर्तमान में वही देश एक महान शक्ति के रूप में अस्तित्व बनाएगा जिसके पास स्वयं की विशाल ग्रह भूमि हो। विशाल ग्रह भूमि होगी तो वो उसके यहाँ रहने वाले जो लोग हैं या जनसंख्या जो है उसका भरण पोषण कर पाएगा, उनको जगह दे पाएगा रहने के लिए। अतः मैकेंडर को ब्रिटेन के भविष्य की अनिश्चितता का एहसास होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के आकलन से, ठीक है, पहला विश्व युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध इसीलिए हुआ, क्यों? क्योंकि फिर विकेंडर की बात से जर्मनी प्रोत्साहित हुआ कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। जर्मनी ने सेम वैसा ही किया, ठीक है, लेकिन वो हारा, ठीक है। तो फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के आकलन से मैकेंडर को अपनी सामरिक दृष्टि को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिला। क्यों? क्योंकि जैसा वो सोचता था वैसा हुआ नहीं, ठीक है, जर्मनी हार गया। तो अब जर्मनी के हार के पीछे क्या कारण रहे, ठीक है, उन सभी चीजों का विश्लेषण करने के बाद फिर मैकेंडर ने सोचा कि अब उसे वापस सिद्धांत को जो है वो मॉडिफाई करने की जरूरत है, ठीक है। तो उन्होंने फिर इसको मॉडिफिकेशन किया। 1919 में उन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी नाम की उनकी पुस्तक में वापस से इसमें मॉडिफिकेशन पेश किया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय एवं युद्ध के अनुभवों के आधार पर इस पुस्तक में मैकेंडर ने नई सामरिक व्यवस्था को अपने विचार प्रस्तुत किए। मैकेंडर की दो चिंताएं थी, वापस से उनकी दो चिंताएं देखो। पहली, 1917 में रूसी साम्राज्य का पतन एवं कम्युनिस्ट शासन या साम्यवादी शासन की शुरुआत हुई। इन कम्युनिस्ट शासकों ने जर्मनी के साथ उसी की शर्तों पर शांति समझौता कर लिया, ठीक है। और दूसरी चिंता क्या थी उसकी, कि युद्ध के दौरान ब्रिटेन एवं उसकी सहयोगी सेनाएं तुर्की जल डमरू मध्य के रास्ते काले सागर में प्रवेश करने में असफल रही,
तथा बाल्टिक सागर के बाहरी क्षेत्र पर भी जर्मनी ने ब्रिटिश सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, तो अब उसने देखा कि न तो तुर्की जलडमरू मध्य के रास्ते काले सागर में भी प्रवेश नहीं कर पाई, भूमध्य सागर तक ही रह गई थी। ठीक है, कौन? ब्रिटिश सेना। और दूसरी बाल्टिक सागर की बात करें उत्तर में, तो बाल्टिक सागर के वहां भी जर्मनी की जो सेना है उसने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो उसे लगा कि अब इस प्रदेश का, धुरी प्रदेश का जो है वो विस्तार, मतलब कि जो उसने बोल रखा था कि यूराल जो है, यूराल के पश्चिम में ये नहीं है, पूर्व तक है धुरी प्रदेश, तो उसने उसकी सीमाएं और बढ़ाई। ठीक है, इन दो बातों को ध्यान में रखकर 1919 में मैकेंडर ने हृदय स्थल नाम दिया, धुरी प्रदेश की बजाय हृदय स्थल। धुरी प्रदेश दिया था 1904 में। नवीन परिभाषा दी कि हृदय स्थल वह क्षेत्र है जिसमें कि आधुनिक तकनीकी विकास से प्राप्त यंत्रों की सहायता से भी सामुद्रिक शक्तियां अंदर प्रवेश न कर पाए। सामुद्रिक शक्तियों से मतलब है कि ऐसे राज्य जो कि समुद्र तटीय भागों में स्थित हैं, पूरी तरह से जो है स्थल से आबद्ध नहीं है। ठीक है, कहीं न कहीं बंदरगाह हैं उनके। तो ब्रिटेन जो है वो सामुद्रिक शक्ति है क्योंकि द्वीप है, चारों तरफ समुद्र है, ठीक है? उसके पास जल सेना, और वायु सेना बाद में आई है, ठीक है? जल सेना और थल सेना दोनों थी। थल सेना हर राज्य के पास होती है, लेकिन जल सेना केवल उन्हीं के पास होगी जो कि जलीय भाग के या समुद्र तटीय भागों में होंगे, ठीक है? तो सामुद्रिक शक्तियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, किसके बावजूद? आधुनिक तकनीकी विकास के से प्राप्त यंत्रों की सहायता के बावजूद। ठीक है, तो ब्रिटेन ऐसा था। ठीक है, तो ब्रिटेन जो है ना तो बाल्टिक में प्रवेश कर पाया, ना काले सागर में प्रवेश कर पाया। तो मैकेंडर को लगा कि ये क्षेत्र जो है ये और भी बड़ा है, अबाध्य है। ठीक है, अथवा आधुनिक तकनीकी पर आधारित यंत्रों के सहारे हृदय स्थल की शक्तियां सामुद्रिक शक्तियों को प्रभावी ढंग से बाहर ही रोके रख सके। अब हृदय स्थल के अंतर्गत उन्होंने बाल्टिक सागर का क्षेत्र भी ले लिया जहां ब्रिटेन की सेना प्रवेश नहीं कर पाई। डेन्यूब का नौकागम्य क्षेत्र भी ले लिया, मध्य एवं निचली घाटी ले ली उसकी। काला सागर का क्षेत्र, यहाँ भी प्रवेश नहीं कर पाई थी ब्रिटेन की सेना। तुर्की को ले लिया, आर्मीनिया को ले लिया, तिब्बत और मंगोलिया को शामिल कर लिया। अब ये पूरा का पूरा हो गया हृदय स्थल। ठीक है, हार्टलैंड। फिर मैकेंडर ने एक सूत्र दिया, देखो, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा, पूर्वी यूरोप मतलब कि कौन सा भाग हो गया? जर्मनी वाला, मतलब कि यूराल के बिल्कुल पर्वतपदीय क्षेत्र जो है, ठीक है, वो भाग हो गया। तो पूर्वी यूरोप पर जो शासन करेगा वह हृदय स्थल पर अपना अधिकार स्थापित कर सकेगा। जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वही विश्वद्वीप, यानी कि तीनों इन बड़े महाद्वीपों पर जो है उसका स्वामी होगा, और जो विश्वद्वीप पर राज करेगा वो पूरे विश्व पर अपना अधिकार में कर लेगा। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी की भू राजनीति की संकल्पना प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बीच खूब फलीभूत हुई। ठीक है, प्रथम और द्वितीय के बीच में भू राजनीति यही है, पृथ्वी की सतह की राजनीति, ठीक है, जो जर्मनी से उत्पन्न हुई थी। 1924 में जर्मनी के म्यूनिक शहर में सामरिक अध्ययन के लिए संस्थान की स्थापना हुई। हाउसहोफर को इसका निर्देशक बनाया गया। ठीक है, उपरोक्त दी गई सामरिक संकल्पनाओं में दिए गए भू राजनीतिक तत्वों के आधार पर जर्मनी ने अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। तो पहले विश्व युद्ध में जब जर्मनी हार गया, जर्मनी ने सोचा कि ये दोबारा अच्छा मौका है, तो उसने दोबारा दूसरे विश्व युद्ध में, आपको पता हो तो जो है वायुयान का आविष्कार हो चुका था, दूसरे विश्व युद्ध में ही वायुयान का प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जर्मनी के दिमाग में आया कि हम हमारे खोए हुए जो गौरव है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय आपको पता हो तो जर्मनी का शासक कौन था? हिटलर। ठीक है, और हाउसहोफर जो था वो पहले से ही जो है वो सेना में कोई अधिकारी था। ठीक है, हाउसहोफर की हिटलर से बात हुई कि मैकेंडर ने जो है नया सूत्र दिया था, तो उसके हिसाब से हाउसहोफर ने हिटलर को वो चीज बताई कि हम हमारा खोया हुआ अस्तित्व वापस प्राप्त कर सकते हैं। हाउसहोफर भी जर्मन का था। ठीक है, तो फिर वापस से, आपको पता ही है हिटलर कैसा था, तो उसने वापस से अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त करने के लिए वापस से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की। परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ी और जर्मनी वापस से हारा। अब चूंकि मैकेंडर ने एक बार जो धुरी प्रदेश दिया, जर्मनी को जो है वो पावरफुल बताया था, लेकिन जर्मनी हार गया। दूसरी बार मॉडिफिकेशन किया, फिर जर्मनी को पावरफुल बताया, फिर वो हार गया। फिर तीसरी बार जो है मैकेंडर ने सोचा कि अब वापस से इसको फाइनल संशोधित करते हैं, और उसने संशोधन किया 1943 में। अब उसने जो संकल्पना दी वो न धुरी प्रदेश थी न हार्टलैंड थी, उसने दिया मिडलैंड कॉन्सेप्ट। अब मैकेंडर ने अपनी सोच के दायरे को पुराने विश्व के इतिहास एवं भूगोल से बाहर निकाला।
ठीक है, यानी कि जो पहले वो सोच रहा था वहां से उसने अपने दिमाग को हटाया और कहाँ लेके आया, अब उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अब देखो, एवं व्यवहारिक स्तर पर इस बात को स्वीकार किया कि पश्चिमी यूरोप यानी कि अटलांटिक का तट वाला यूरोप और पूर्वी अमेरिका यानी कि अटलांटिक के तट वाला अमेरिका, ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका पर शासन करने वाले भी यूरोपियंस थे, तो उनकी कल्चर भी एक जैसी। ठीक है, यूरोपियंस कौन से? पश्चिमी यूरोपियंस। उनकी कल्चर एक जैसी है, उनकी इकोनॉमी एक जैसी है, दोनों जो प्रदेश हैं वो विकसित जो है वो लोगों के हैं। ठीक है, प्रजाति भी एक जैसी है, मानवीय प्रजाति, राजनीतिक व्यवस्था एक जैसी है। तो ये सारी बातों से वो आपस में जुड़े हुए थे तथा ये मिलकर एक बृहद, बड़े अविभाज्य समुदाय बनाते हैं। इनके मध्य में उत्तरी अंध महासागरीय क्षेत्र है। ठीक है, इस उत्तरी अंध महासागरीय क्षेत्र में समुद्री एवं वायु मार्गों का जाल पाया जाता है, आज भी पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो बिजी, जो हम बात करें कि अ, सामुद्रिक परिवहन जो होता है सबसे ज्यादा, वो भी इन्हीं दो प्रदेशों के बीच होता है। वायु मार्ग भी सबसे ज्यादा यही है। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है वो पूरा जो है परिवहन से भरा हुआ है। ठीक है, व्यापार भी सबसे ज्यादा होता है। मैकेंडर ने माना कि समुद्री वायु मार्गों का जाल पाया जाता है। इस परिवहन जाल वाली घाटी को मैकेंडर ने मिडलैंड बेसिन कहा और मैकेंडर ने माना कि पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी पूर्वी अमेरिका का संयुक्त क्षेत्र एक साथ मिलाकर आर्थिक, सामाजिक, सामरिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। ठीक है, मित्र राष्ट्र थे विश्व युद्ध में। इस सम्मिलित क्षेत्र के कुल संसाधन विश्व के किसी भी समुदाय के कुल संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक थे। जो इनके रिसोर्सेज थे अमेरिका में तो आज भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, हम बात करें एकरमैन की, तो एकरमैन के अनुसार सबसे विकसित क्षेत्र वही है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है और सबसे विकसित क्षेत्र भी है। ठीक है, यूरोप जो है उसके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन मानव जनसंख्या संसाधन अनुपात उसका कम पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो, इस सम्मिलित क्षेत्र के कुल संसाधन विश्व के किसी भी समुदाय के कुल संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक थे। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में इस सम्मिलित समुदाय की भूमिका निर्णायक हो गई है। ठीक है, ये मैकेंडर का सिद्धांत था, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई। देखो, पहली आलोचना, यूरोपीय इतिहास मिश्रित प्रकार के संघर्ष का इतिहास है, ना कि केवल सामुद्रिक एवं स्थल शक्तियों के बीच संघर्ष का, जैसा कि मैकेंडर ने कहा था। उसने कहा था कि ये केवल सामुद्रिक और स्थल शक्तियों के बीच का है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैकेंडर ने माना कि स्थूल भौगोलिक क्षेत्र ही संसाधन संपन्नता का परिचायक है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं पाया जाता। मैकेंडर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हृदय स्थल की विपरीत भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी स्थितियों में इसके विकास की प्रक्रिया इतनी लाभदायक या प्रासंगिक नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि सीधी सी बात है कि उसने जो क्षेत्र धुरी प्रदेश बताया, बाद में हार्टलैंड बताया बड़ा करके। ठीक है, तो वो जो क्षेत्र था वो ऐसी क्लाइमेट वाला है कि जहां पर जो है मानव के रहने योग्य नहीं है वो क्षेत्र। ठीक है, न खेती की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा प्रदेश जो है उसमें विकास की बात कर रहे थे वो। मैकेंडर ने माना कि रेल के विकास के कारण, ट्रांस साइबेरियन रेल का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो जब वहां पर रेल का विकास हो गया तो उसके कारण यह हृदय स्थल पुनः अपनी सामरिक शक्ति को प्राप्त कर लेगा, परंतु यह व्यवहारिक स्तर पर सही साबित नहीं हुआ। फिर देखो, मैकेंडर का सिद्धांत पुरानी आवागमन तकनीकों पर आधारित था। ठीक है, जाहिर सी बात है, पुरानी आवागमन की तकनीकें मतलब कि उन्होंने सिंपल सी ऊपर बात की थी। ठीक है, कि घोड़ा गाड़ी, ठीक है, उस तरह की कुछ गाड़ियों की, मतलब कि जो पहले मालवाहक जो साधन थे, और फिर उसके बाद भी उसने वायु शक्ति पर भी ध्यान नहीं दिया था। कब? इतना इंपॉर्टेंट माना ही नहीं उसको, इवन 1919 में भी नहीं माना। ठीक है, मैकेंडर का सिद्धांत, ठीक है, ये हो गया। अमेरिका, सॉरी, मैकेंडर ने हृदय स्थल की विशालता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए मर्केटर प्रक्षेप का यूज किया था। ठीक है, तो मर्केटर प्रोजेक्शन जो है उसका इन्होंने यूज किया, जिससे कि क्या होता है कि आकृति जो है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। तो वो प्रदेश वैसे ही उपध्रुवीय क्षेत्र के पास है, तो वो उसका बहुत बड़ा विस्तार जो है वो दिखाई दे रहा था प्रोजेक्शन में, मैप में। ठीक है, और उसकी इस गलती को 1944 में विगर्ट व स्टीफेंसन ने दूर किया। ठीक है, सबके सामने लेके आए और उन्होंने फिर समदूरस्थ शंक्वाकार प्रक्षेप पर जो है उसको दिया। भूमंडलीयकरण के युग में मात्र भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या आधिक्य ही सामरिक महत्व की द्योतक नहीं रहे हैं, बल्कि आर्थिक एवं तकनीकी सामर्थ्य तथा मानव संसाधन की गुणवत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है।
ठीक है। तो उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था। लास्ट है देखो, उच्च तकनीक पर आधारित युद्ध कौशल ने भी इस संकल्पना की प्रासंगिकता को चुनौती दी। ठीक है, तो आज जो है, मतलब कि अगर हम मैकेंडर की बात करें तो मैकेंडर ने तो बोल दिया था कि हाँ ये प्रदेश जो है वो विकास कर सकता है, लेकिन आज भी इतनी ज्यादा टेक्निक होने के बाद भी, युद्ध कौशल तकनीक होने के बाद भी, ठीक है, आज भी उस प्रदेश का विकास इतना नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये था हमारा मैकेंडर